हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में, जो कि व्यावसायिक स्वास्थ्य जो हमारा चैप्टर है उसके अंतर्गत आता है। तो प्रदूषण, पिछले लेक्चर में हमने वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा था और प्रदूषण की परिभाषा भी जानी थी। तो प्रदूषण की परिभाषा सभी प्रदूषणों में एक जैसी आएगी कि इसके भौतिक, रासायनिक व जैविक स्तर पर जो बदलाव होते हैं जिनका हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है, उसको हम जल प्रदूषण, अगर वह जल के अंतर्गत होते हैं तो उनको जल प्रदूषण कहेंगे, और बाकी और जो था उसके अंतर्गत होते हैं तो हम उनका एक अलग से नाम देंगे। तो जल प्रदूषण में आपको भी उसको वायु की जगह, अगर जल प्रदूषण है तो आपको जल कर लेना है, वहाँ मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में। फिर है, आज हम जल प्रदूषण में जो स्रोत हैं, जल प्रदूषण के स्रोत कहाँ कहाँ हैं, कि कहाँ कहाँ जल प्रदूषण हो सकता है। तो जो भी हम घरों में यूज करते हैं, पानी पीते हैं या भोजन बनाते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, अपने खासकर गांव में जो पशु हैं उनको नहलाते हैं, या और जो कारखानों में जल यूज होता है, तो वो सभी एक प्रकार से प्रदूषित हो जाता है। तो ये सभी स्रोत हैं प्रदूषित आज हो रहे हैं। तो प्रदूषण के जो स्रोत हैं वो किन कारण हो रहे हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे, वो आगे हम करेंगे। मगर सबसे पहले जो स्रोत हैं कौन कौन से हैं, जो एक तो नदी का पानी है या कुएं का पानी है, तो आजकल वो सभी स्रोत किसी न किसी कारण से दूषित हो रहे हैं। तो जल के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैं नलकूप लिखूंगा, जो गांव में जिसको हैंडपंप बोलते हैं, नलकूप हो गया। फिर आपका कुआं हो गया। फिर आपका नदी का जल भी आता है जो वाटर वर्क्स के माध्यम से हर गांव या शहर तक पहुंचता है। फिर है कोई झील है, उसका भी पानी यूज होता है। कोई तालाब है, वो भी हम किसी ना किसी प्रकार से यूज करते हैं, चाहे वो अपने पशुओं के लिए हो तो वो भी हम यूज करते हैं। तो ये काफ़ी तरह के, समुद्र का जो पानी होता है उसमें भी काफ़ी जगह, जो अरब कंट्री हैं वो समुद्र के पानी को भी वाष्प बनाकर उसका पानी यूज करते हैं। तो जो स्रोत हैं पानी के वो काफ़ी तरह से हैं। जो नलकूपों का स्रोत है हमारे गांव में, शहरों में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो भी आजकल ख़राब होने लगा है। उसमें भी हानिकारक जो केमिकल हैं वो मिलते जा रहे हैं। जो फसलों में हम स्प्रे वगैरह करते हैं या कीटनाशक डालते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, तो उसके माध्यम से जो ज़मीन का जो पानी है वो भी दूषित होता जा रहा है। कुएं पुराने समय में यूज होते थे, कहीं कहीं आज भी यूज होते हैं। कुओं में भी डायरेक्ट केमिकल गिर जाता है, या जो अम्लीय वर्षा होती है वो कुओं में गिर जाती है, जिसके कारण कुओं का पानी भी दूषित हो जाता है। नदियों का पानी आजकल सबसे ज़्यादा दूषित होता है कारखानों की वजह से, फैक्ट्रियों के माध्यम से। तो जो भी फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, वो गंदा पानी होता है उसमें छोड़ दिया जाता है, तो वो पानी खराब हो जाता है। या जो सीवरेज का पानी है वो झीलों में भी छोड़ दिया जाता है। जो आसपास झील हैं, तालाब हैं, उसमें जो गाँव शहरों का गंदा पानी है, घरों का गंदा, एक प्रकार से मलीय पानी है, सीवेज जिसको बोलते हैं, वो सीधा तालाबों में या झीलों में चला जाता है, जिस कारण तालाब व झील का जो तंत्र है वो खराब हो जाता है और उसका पानी भी खराब हो जाता है। समुद्र में भी काफ़ी तरह का पानी छोड़ा जाता है। जो महानगर हैं समुद्र के आसपास, वो कूड़ा कचरा समुद्र में डाल देते हैं और उनका जो गंदा पानी है वो भी समुद्र में बह जाता है। कई कारण, दुर्घटनाओं के कारण भी, जो तेलीय पदार्थ है या तेल के कुएं हैं वो समुद्र में हैं, तो वहाँ से जो लीकेज हो जाता है तेल का, तो उससे भी जो समुद्रीय पर्यावरण है उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो वो भी एक प्रदूषण का कारण है। तो जो ये स्रोत थे, इन सभी स्रोतों में आजकल बहुत ही प्रदूषित या प्रदूषण बढ़ गया है। तो ये क्या कारण है कि ये स्रोत धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। तो जो भी जल प्रदूषण है उसके प्रकार हम अभी लिखेंगे, आप इनको नोट करें। मैं जो भी लिखवाता हूँ आपको नोट करने के लिए ही लिखवाता हूँ। तो स्रोत हमने पढ़ लिए, आप वीडियो को देखते देखते अपनी नोटबुक है वो भी साथ में रखें और एक पेन। तो जो भी आपको लिखने लायक मैं बताता हूँ या जो भी मैं लिखता हूँ उसको आप भी अवश्य नोट करें, क्योंकि काफ़ी सारी बातें हैं जो बुकों में नहीं होती या सिंपल अर्थों में बुक में आपको नहीं मिलेंगी। बुक में एक बड़े स्तर पर वह कई बार उसका माध्यम जटिल होता है तो जल्दी से वो याद नहीं होती। तो आपको बिल्कुल आसान माध्यम में मैं बता रहा हूँ। तो अब आगे बढ़ेंगे। जल प्रदूषण के जो प्रकार हैं वे कौन कौन से हैं, अर्थात कितने प्रकार का जल प्रदूषण है। तो जल प्रदूषण के जो प्रकार है मोटे तौर पर वो है, दो प्रकार से जल प्रदूषित होता है। नंबर एक पर है भूजल,
नंबर एक है भूजल, जो जमीन के अंदर है, तो जमीन के जो अंदर है, और दूसरा है वो है सतह पर, जो सतही जल है वो भी प्रदूषित हो रहा है। तो नंबर एक पर हम सबसे पहले जो भूजल है उसकी चर्चा कर रहे हैं, भूजल का प्रदूषण है वो क्यों हो रहा है। तो जो भूजल जमीन के अंदर है, जो पानी जमीन के अंदर है वो सतह के पानी से कम प्रदूषित होता है, क्योंकि वो जमीन के अंदर है, और जमीन के अंदर तक जो केमिकल होते हैं, जो भी प्रदूषक हैं, वो पहुंचने में समय लगता है, और वो एक डायरेक्ट संपर्क में नहीं आते, वो धीरे धीरे जमीन के जो मिट्टी की परतें हैं उनमें से धीरे धीरे छन छन कर जाते हैं, और उनमें काफ़ी समय लग जाता है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, काफ़ी समय लगता है इस प्रक्रिया में। तो भूजल का स्तर है वो कम प्रदूषित होता है। तो इसका जो कारण है, जो भूजल के प्रदूषित होने का कारण है, वो एक तो है कि हम ज़मीन में जो पाइप डालकर जो कारखाने या अपने घरेलू जल है जो प्रदूषित है, जिसमें डिटर्जेंट भी मिला होता है, अन्य केमिकल भी मिले होते हैं, तो वो सारा पानी अगर हम ज़मीनी स्तर पर ज़मीनी की सतह पर छोड़ेंगे तो उससे भूजल खराब हो जाएगा। जो भी सेफ्टी टैंक हैं, जो ज़मीन के अंदर बड़े बड़े टैंक बनाए गए हैं जिनमें हानिकारक केमिकल या जो नाभिकीय संयंत्र लगाए जाते हैं, वो ज़मीन के अंदर लगाए जाते हैं, तो उनके विकिरण हैं वो भी भूमिगत जल को काफ़ी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा ये हम साथ के साथ नोट कर लेते हैं। नंबर एक, कारखानों का जल। नंबर दो पर मैंने बताया जो भी सेफ्टी टैंक हैं या नाभिकीय, हम यहाँ पर लिखेंगे नाभिकीय संयंत्र। फिर है जो नंबर 3 पर हम चर्चा करेंगे, जो खनन होता है और उस दौरान उस खनन में काफ़ी पानी या काफ़ी अलग तरह का मटेरियल यूज़ होता है, तो वो भी कई बार भूमि के जो अंदर मौजूद जल है उसमें मिल जाता है, तो ये भी भूजल को प्रदूषित करने के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर हम लिखेंगे भूगर्भीय खनन। जो खाने हैं बड़ी बड़ी पानी के अंदर भी कई बार खाने बनाई जाती हैं, तो वो भी भूमिगत जल को बाहरी जल से मिला देती है या बाहरी केमिकल से मिला देती है, जिस कारण वो जल खराब हो जाता है या प्रदूषित हो जाता है। तो यहाँ पर भूगर्भीय नहीं, ठीक है, भूगर्भीय खनन, ठीक है ये। तो नंबर एक पर जो जल का प्रदूषण था वो भूजल था, और नंबर 2 पर हम ये मोटे मोटे अर्थों में है, आप इनको नोट करें। वैसे तो प्रदूषण के काफ़ी रूप हैं, घरों के पानी से भी होता है, पशुओं के नहलाने से भी होता है, मगर मोटे अर्थ पर जब हम एक स्टैंडर्ड से प्रदूषण के प्रकार पढ़ रहे हैं और उसमें जो कारखानों का और फैक्ट्रियों का ज़्यादा मटेरियल जा रहा है, तो उसको हम 2 तरीके से बांट दिया हमने उसको, एक भूजल का स्तर और एक सतही। नंबर 2 पर ही इसकी चर्चा करेंगे, सतही प्रदूषण। तो सतही जल प्रदूषण है, उसमें सबसे पहले आ जाता है जो सीवेज है, जो नदियों व झीलों के पानी में मिल जाता है, उससे हम नंबर 1 डाल लेते हैं। इसके प्रकार हैं, ये सभी सतही जल के अंतर्गत आएंगे अभी जो हम लिखेंगे। तो नंबर 1 पर है सीवेज। जो सीवेज का पानी है, जो गंदा पानी बोलते हैं, शहरों में सीवेज बने होते हैं, गाँव में नालियाँ बनी होती हैं, तो उनमें जो गंदा पानी है, सीवेज का अर्थ है जो गंदा जल है, जिसमें पता नहीं कितने कीटाणु बैक्टीरिया आदि मौजूद हैं, तो वो अगर हम नदियों में या झीलों में डालते हैं तो जो सतह पर मौजूद जल है उसको यह बहुत अधिक प्रभावित करता है। फिर है नंबर 2 पर कारखानों का अपशिष्ट जल। जो कारखानों में काफ़ी मात्रा में जल का इस्तेमाल होता है, काफ़ी केमिकल फैक्ट्रियां हैं, काफ़ी साबुन बनाने की फैक्ट्रियां होती हैं जिनमें अधिक जल का प्रयोग होता है, तो जो बाई प्रोडक्ट के रूप में बिल्कुल काला या गंदा जल हमें बाहर निकालना होता है, और कई बार वो कारखाने उस जल को किसी नदी या नाले में, और वो नाला अंत में कहीं झील में या तालाब में गिरता है, तो वह उस साफ जल को भी एक प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषित कर देता है। इस जो फैक्ट्रियों के जल हैं इसमें पता नहीं कितने तरह के केमिकल होते हैं, एसिड, अमोनिया, ये काफ़ी गंभीर, और इसमें काफ़ी बार जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो भी इस जल में मौजूद होते हैं, तो यह काफ़ी खतरनाक है। नंबर 3 पर हम चर्चा करेंगे जो जल को प्रदूषित करने का जो कारण है
वो है जो भी हम बर्तन या कपड़े धोते हैं, जो डिटर्जेंट है जिसको हम अपमार्जक कहते हैं, अपमार्जक, इसको इंग्लिश में हम डिटर्जेंट बोलते हैं, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो अपमार्जक हैं जो डिटर्जेंट हैं, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, हम अपने शरीर को साफ करते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं, तो जहाँ भी साबुन का प्रयोग होता है तो वो पानी भी डायरेक्ट तालाबों में, गाँव में खासकर तालाबों में चला जाता है, और उसमें भी काफ़ी रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं, तो वो उस साफ जल को प्रदूषित कर देता है, और वो साफ जल सतही जल होता है। तो सतही जल में हम ये बातें कर रहे हैं। नंबर 4 पर हम बात करेंगे कि जो भी उर्वरक है वह रसायन है, उर्वरक व रसायन, जिसको केमिकल बोलते हैं, वो रसायन है। तो कृषि में जो प्रयोग होता है उर्वरक व रसायन, जो एक प्रकार से जो सतह पर जल है उसको दूषित करता है, वह कई बार वो नदियों व जो नाले हैं, जो खेतों में हवा के माध्यम से नदियों नालों में वो केमिकल चला जाता है, तो वह भी साफ जल को प्रदूषित करता है। फिर है तेल। जो तेल है, डीजल पेट्रोल के बड़े बड़े जो तेल निकालने के कारखाने हैं, या जहाँ पर तेल भूमि से निकाला जाता है, बड़े बड़े स्टेशन हैं, तो वहाँ महासागरों में कई बार वो महासागरों के बहुत गहराई में स्थित होते हैं, तो कई बार उनमें लीकेज होती है, या कई बार बड़े बड़े जो तेल टैंकर होते हैं वो समुद्रों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो उन कारण वो, उसका भी एक कारण है, वो समुद्री जल को प्रदूषित कर देता है, वहाँ के वातावरण को वो खराब कर देता है, तो यह भी एक माध्यम है। फिर है नंबर 6 पर हम चर्चा करेंगे कि तापमान। जो भी कारखाने हैं उनमें से गर्म जल निकलता है, कई बार बहुत ज़्यादा गर्म जल निकलता है, और वो किसी झील में या जोड़ में, तालाब में या नदी में जाता है, तो वहाँ के जो पारिस्थितिकीय तंत्र है, जो वहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, उनको काफ़ी नुकसान पहुँचाता है, तो वह भी एक प्रदूषण का कारण है। तो ये हमने 5-6 बातें पढ़ी जो सतही प्रदूषण की थी, और जो भूमिगत जल की थी उसमें शायद 3 बातें थी, तो आपने उनको भी नोट किया होगा और इनको भी नोट किया होगा। तो आगे अब हम बढ़ते हैं कि जल प्रदूषण की रोकथाम हम कैसे करें, कि जो भी ये प्रदूषण के कारण हैं उनको हम कैसे रोकें या कम करें, क्योंकि अगर इनको कम नहीं किया गया तो आने वाली मानव जाति या जीव जगत के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होंगे। तो जल प्रदूषण की जो रोकथाम है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। रोकथाम के जो उपाय हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल प्रदूषण को बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले है कि नंबर 1, जो कारखाने हैं, नए कारखाने बनाए जाते हैं, जो पुराने कारखाने हैं, अगर हम उनमें पर्यावरण के नियमों की अवहेलना करेंगे तो निश्चित ही प्रदूषण बढ़ेगा। तो नियमों को सख्त किया जाए। नंबर 1 है नियमों को सख्त कड़ा किया जाए। तभी प्रदूषण रुक सकता है। अगर नियमों में ढील दी जाती है तो काफ़ी फैक्ट्रियां हैं या कारखाने हैं, वो पर्यावरण की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। फिर है नंबर 2 पर, जो अभी हमने पढ़ा कि जो खेतों में रासायनिक या उर्वरक होते हैं उनका निश्चित मात्रा में प्रयोग करें, एक अंधाधुंध तरीके से उनका इस्तेमाल न करें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग कम करें। अगर कम करेंगे तो निश्चित ही प्रदूषण भी कम होगा, तो यह पर्यावरण के लिए या जीवों के लिए भी बहुत नुकसानदेह होता है। फिर है हम बात करेंगे जो जल प्रवाह के दौरान कई बार जो उपजाऊ मिट्टी होती है, जो मिट्टी की ऊपरी परत है, वो बह जाती है बाढ़ आने के कारण। तो हमें ऐसे प्रबंध करने चाहिए कि मृदा अपरदन को रोका जाए। मृदा अपरदन को रोकें। तो क्योंकि मृदा अपरदन को रोकेंगे तो वहाँ पर जो जीव जंतु हैं वो भी उसके साथ नहीं बहेंगे, और एक पानी में जो अधिक मात्रा में अगर कोई भी सतही सामग्री चली जाती है, धूल मिट्टी चली जाती है, तो वहाँ पर जो जीव जगत है उसको भी वो प्रभावित करती है। तो ऐसा करके भी हम जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। फिर है जो वर्षा का जल है उसको अगर हम बचाएंगे
तो जो दूसरे जल के साधन हैं उनका हम प्रयोग कम करेंगे, जिससे जल प्रदूषण का खतरा भी कम होगा। और जो एक वर्षा का जल माना जाता है या हमें बताया भी जाता है कि वर्षा का जल सबसे शुद्ध रूप होता है, तो वह हमें स्वास्थ्य लाभ भी अच्छे से देगा। तो वर्षा के जल को बहने से रोकें। और एक और बात है कि कई बार गंदगी के ढेर, कूड़े करकट या नदी नाले कई बार भर जाते हैं, तो जब वर्षा होती है तो वो गंदगी के ढेर साफ पानी के साथ भी मिल जाते हैं। तो वर्षा के दौरान हम यही लिखेंगे कि वर्षा के दौरान हमें ऐसे माध्यम अपनाने चाहिए जिनसे जो गंदा जल है, वर्षा के दौरान गंदे जल को साफ जल में मिलने से रोकें। और यह बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि सीवरेज कई बार लीकेज हो जाती है, पाइपलाइन, बाढ़ वगैरह के कारण। तो जो एक साफ जल के टैंक होते हैं उनमें वर्षा के कारण जो गंदा जल होता है वो भी हमारे साफ जल में मिल जाता है। तो इसके अलावा जो डिटर्जेंट हैं, कपड़े हैं जो हम धोते हैं, या पशुओं को तालाब के तट पर नहलाते हैं, वहाँ पर भी हमें साफ जल में ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो भी कपड़े धोने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, कपड़े धोने के लिए तालाब व झील या नदी, यहाँ पर हम लिखेंगे, या नदी का प्रयोग न करें, क्योंकि अगर जो डिटर्जेंट है वह काफ़ी खतरनाक होता है जलीय जीवों के लिए और पर्यावरण के लिए भी। तो हम साफ झीलों में या तालाबों में या नदी में हमें कपड़े नहीं धोना चाहिए, और न ही अपने आसपास जो जानवर होते हैं उनको तालाब साफ जल में नहीं स्नान करवाना चाहिए, क्योंकि इससे एक सामूहिक रूप से उस तालाब का, झील का तंत्र बिगड़ जाता है। तो ऐसा करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि अच्छा जल अगर हमें मिलेगा तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। और एक प्रदूषित जल अगर हम पिएंगे तो वह हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेगा। तो जो व्यावसायिक कारणों से जल में काफ़ी तरह के कीटनाशक, केमिकल मिल जाते हैं साफ जल के अंदर, तो उनकी रोकथाम और वो उनके क्या क्या कारण है वो हमने इस आज के लेक्चर में जाने। तो आप इनको साथ के साथ अच्छे से नोट करें, अच्छे से समझें व अच्छे से याद भी करें। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।